सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में इस टॉपिक से पहले हमने हिंदी का विकास क्रम खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे भाषा परिवार। तो चलिए देखते हैं भाषा परिवार क्या है। फ्रेंड्स, भाषा से आप लोग परिचित ही होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। अभिव्यक्ति का साधन या फिर विचारों के आदान प्रदान या विनिमय का जो साधन होता है, जो माध्यम होता है, उसे भाषा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको समझा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं एक मेरे विचारों को का विनिमय करने का माध्यम है इसमें। ठीक है, तो मैं किसका यूज कर रही हूँ? भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, और परिवार परिवार एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ समानताओं के साथ में व्यक्ति निवास करते हैं। उस समूह को परिवार कहा जाता है, जो कि यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा का भी समूह होगा जो परिवार के अंतर्गत आएगा, उसे परिवार, भाषा परिवार कहा गया है। ठीक है, कुछ भाषाओं का ऐसा समूह जिनमें कुछ समानताएं होती होगी, तो वो मिलकर क्या बन गए? भाषा परिवार बन गए। सो फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया है। कितने भाषा परिवारों के अंतर्गत? 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया है। वन सेकंड। सो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा? हमने देखा कि विश्व में कुल 3000 भाषाएं हैं। जिन्हें 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और हमारे भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाएं 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखी गई है। वे 4 भाषा परिवार इन 13 भाषा परिवारों के ही अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्हीं 13 भाषाओं में से 4 भाषा परिवार है जिसके अंतर्गत हमारे भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाएं आती हैं। हम कैसे लिखेंगे इस पॉइंट को? भारत में बोली जाने वाली समस्त भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, समस्त भाषाएं 4 भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अंतर्गत आती। ठीक है, ये जो 4 भाषा परिवार हैं, ये 13 भाषा परिवारों में से ही निकाले गए 4 भाषा परिवार है। ठीक है, कोई अलग से इंडिविजुअल नहीं है कि विश्व के 13 भाषा परिवार अलग पाए जाते हैं, भारत के भाषा परिवार, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, है ना। ये कुल विश्व की टोटल बात करें जिसमें भारत भी आ गया, तो कुल कितनी भाषाएं? 3000 भाषाएं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों के अंतर्गत बांटा गया है समूहों के रूप में। और भारत में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, जितनी भी भाषाएं हैं, उन्हें 4 भाषा परिवारों के अंतर्गत रखा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि वे 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, हमें 13 भाषा परिवारों को देखने की जरूरत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें केवल भारत की जो भाषाएं हैं, किन परिवारों के बीच में विभक्त की गई है, किन 4 भाषा परिवारों के मध्य रखी गई है, उन्हें देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं ये 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ये 2 लाइनें। तो हम लोग देख लेते हैं कि वे कौन से 4 भाषा परिवार है जो कि भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत, मतलब भारत में बोली जाने वाली भाषाएं उनके अंतर्गत रखी गई हैं। तो वे 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, और 4th है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से भाषा परिवार हो जाएंगे? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती हो जाएंगे। अब कितना कितना प्रतिशत इन भाषा परिवारों के अंतर्गत आने वाली बोलियों का भारत में वे भाषाएं यूज की जाती है ना, जो
कितना प्रतिशत वो भाषाएं हैं जो इन परिवारों के अंतर्गत आती हैं और भारत में बोली जाती हैं। तो 70% ऐसी भाषाएं हैं भारत में बोली जाने वाली जो कि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। द्रविड़ के अंतर्गत 25% भाषाएं सम्मिलित हैं जो कि भारत में बोली जाती हैं, और ऑस्ट्रिक के अंतर्गत 1.3% ऐसी भाषाएं जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी जाती हैं, भारत की भाषाएं। ठीक है, ये 1.3 है ना, 103 मत लिख लीजिएगा, वैसे 103 होता भी नहीं है प्रतिशत में। चीनी तिब्बती के अंतर्गत 0.7%। ठीक है, 0.7%, 0.7%। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार में हमने देखा सबसे सर्वाधिक भाषाएं रखी गई है जो कि भारत में बोली जाती हैं। कितनी? 70%। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत 25%, 25%, और ऑस्ट्रिक के अंतर्गत 1.3%, और चीनी तिब्बती के अंतर्गत सबसे कम है 0.7%। तो ये थे आपके भाषा परिवार। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ। फ्रेंड्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। भाषा परिवार से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि चीनी तिब्बती के अंतर्गत कितने प्रतिशत ऐसी भाषाएं जो भारत में बोली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि 0.7% भाषाएं भारत की चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये टेबल बना लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का नामकरण। हिंदी भाषा का नामकरण। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देती हूँ कि हिंदी जो वर्ड है ये एक फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। शब्द है। अब फ्रेंड्स, हमें इस बात का अंदाजा तो लग ही जाएगा कि यदि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है तो कहीं ना कहीं हिंदी ये जो शब्द है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ होगा? फारस के लोगों के द्वारा उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, तो फारस कहाँ? जो कि ईरान में है ना, ईरानी लोगों के द्वारा। फारसी भाषा ईरानी लोगों के द्वारा अधिक बोली जाती है, और ईरान देश हमारे भारत देश के पश्चिमी दिशा की ओर पड़ता है। ठीक है, वहां पर स्थित है। तो ये इसकी स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि जब ईरानी हमारे भारत में आए, उनका आगमन हमारे भारत में हुआ, तो वे भारत में प्रवाहित होने वाली नदी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे सिंधु नदी भारत में प्रवाहित होती है। तो उस टाइम का जो इंडिया था है ना, उसमें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी पार्ट आता था, बांग्लादेश वगैरह सब कुछ आता था, ये मिला के पूरा भारत बना हुआ था। तो जब ईरानी लोग भारत में उनका आगमन हुआ तो वे सिंधु नदी के तट पर रुके। ठीक है, और सिंधु नदी को उन्होंने सिंधु नदी के जो सिंधु वर्ड को उन्होंने हिंदू कहा। ठीक है, और वहां सिंधु नदी के में पहले से स्थित जो लोग थे जो कि सिंधी भाषा बोल रहे थे, जिनका अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था? सिंधी भाषा थी। तो उस सिंधी भाषा को, सिंधी को इन्होंने क्या उच्चारित किया? हिंदी उच्चारित किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह सिंधु से हिंदू बना और सिंधी से हिंदी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किनके द्वारा रखा गया है हिंदी का नामकरण? हिंदी का नामकरण ईरानियों द्वारा किया गया, ईरानियों के द्वारा किया गया है। ना काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी हिंदी के पीछे। हमने सोचा भी नहीं होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द होगा, लेकिन कैसे चीजें मिल जाती हैं, बन जाती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, ईरानियों की जो फारसी भाषा है उसमें जो वर्ड श हम उच्चारित करते हैं, वे लोग उसे ह उच्चारित करते हैं, है ना। जो श होता है उसे ये लोग क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं। और जो वर्ड हम ध बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, ये लोग उसका उच्चारण द में करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सिंधु को इन्होंने बनाया हिंदू, है ना। श का ह कर दिया और ध का द कर दिया। और सिंधी जो भाषा थी, सिंधी, उसको क्या करा उच्चारित करके? हिंदी।
तो ये वर्ड आ गया आपका हिंदी। इस तरह हुआ हिंदी भाषा का नामकरण। तो हमने देख लिया हिंदी भाषा का नामकरण किनके द्वारा किया गया है, ईरानियों के द्वारा किया गया है। हिंदी मूलतः कौन सा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। और ये लोग क्या करते हैं, ईरानी श को ह में उच्चारित करते हैं और ध को द में उच्चारित करते हैं। इसीलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू में उच्चारित किया और सिंधी को हिंदी में, और इस तरह भाषा का परिवर्तन हुआ और वर्ड आ गया हिंदी। सो फ्रेंड्स, ये था हिंदी का नामकरण। इन लोगों का शासन रहा, है ना, ऐसा नहीं है कि ये लोग फिर करके चले गए। इन लोगों का शासन रहा, मतलब ये लोग यहाँ आए, मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे फैला, ठीक है। तो फिर सिंधी भाषा को क्या नाम दे दिया गया, हिंदी दे दिया गया, और सभी लोगों के द्वारा इसे हिंदी उच्चारित करने लगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंदी भाषा का नामकरण। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का वर्गीकरण। काफी इंपॉर्टेंट है हिंदी भाषा का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, बात है कुछ 1889 की, 1889 की, जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश शासन चल रहा था, 1889, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में विभक्त किया है। तो हम देख लेते हैं किन्होंने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। हिंदी में मैं लिख देती हूँ इनका नाम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक रचना है इनकी, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इनके द्वारा लिखी गई है। उसका नाम है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अ लिंग्विस्टिक पूछा जाता है ये। अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा रचित बुक है? तो आपको नाम पता होना चाहिए किनके द्वारा रचित है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके ऑथर कौन हो जाएंगे, इसके लेखक हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हो जाएंगे इनके लेखक। कौन सी बुक है? अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी भाषा को 5 उपभाषा, 5 उपभाषा एवं 17 बोलियों में वर्गीकृत किया है। आप कैसे लिखेंगे नोट्स में? आप नोट्स में लिखेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा हिंदी को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। 5 उपभाषाएं 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया तो क्या क्या देखा फ्रेंड्स हमने अभी? हिंदी भाषा के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा कि 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा हिंदी को 5 उपभाषाएं 17 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। इनके द्वारा लिखी गई एक मुख्य रचना है अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, है ना, भाषाई सर्वे, ठीक है। तो अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी मुख्य एक रचना है, जिसके ऑथर कौन हो जाएंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अब इन्होंने हिंदी का वर्गीकरण कैसे किया, कौन कौन सी 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत रखी गई बोलियां कौन कौन सी, हम वो देख लेते हैं।
उपभाषाएं जो कि कितनी है, 5 है, और बोलियां, इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, 5 और लास्ट है बिहारी। ठीक है, तो ये हो गई 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी हो गई है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी। अब हम इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, छत्तीसगढ़ी, सॉरी बघेली भी लिख लेते हैं, बघेली भी आती है, उससे पहले बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए ताकि ये याद रहेगा, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देख लेते हैं हम कौन कौन सी आती है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, जो कि मुख्यतः गुजरात के क्षेत्र में बोली जाती है फ्रेंड्स, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, और बांगरू। ये जो बांगरू बोली है ये हरियाणवी है, हरियाणवी बोली को बोला जाता है, हरियाणवी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी आ गई इसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ गई आपकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहाड़ी। तो पहाड़ी के अंतर्गत आ जाएगी आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली, जिसकी चर्चा हमने अपभ्रंश के भेद में भी की थी, गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, राजस्थानी के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं आएगी। तो राजस्थानी के अंतर्गत आएगी आपकी मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, और आ जाएगी आपकी डुढाई, ठीक है, डुढाई आ जाएगी, जिसे जयपुरी बोली बोला जाता है, जयपुरी कहा जाता है। कौन सी बोली कहा जाता है जनरली इसे, जयपुरी, लेकिन नाम क्या है इसका, डुढाई। ठीक है, अब बिहारी में देख लेते हैं, लास्ट में बिहारी में आ जाएगी आपकी मगही, भोजपुरी, और लास्ट है आपका मैथिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आपकी 5 उपभाषाएं और बोलियां जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी को वर्गीकृत करके बनाई गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी है हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। 5 उपभाषाएं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी, जिसमें पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी, ब्रज आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी, और बांगरू आ जाएगी, जिसे हरियाणवी भाषा बोली कहा गया है। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी आ जाएगी। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और डुढाई आ जाएगी, जिसे जयपुरी बोली कहा जाता है, जयपुरी नाम से फेमस है ये बोली। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी बोलियां, मगही, मैथिली आ जाएगी और भोजपुरी आ जाएगी। तो ये हो गई आपकी 5 उपभाषाएं और बोलियां। सो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे से टॉपिक्स थे जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे नोट्स में बना लीजिएगा, बढ़िया से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।